Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. मेरी तरह आप भी आज चैन की सांस ले पा रहे होंगे। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि हमारे आंखों के सामने से इस सदी का सबसे ऐतिहासिक महीना गुजरा है। ये मार्च का महीना जो हमारे सामने से गुजरा, ये आम महीना नहीं था। इस महीने में बहुत सारी खास चीजें हुई और शायद इसी कारण ये महीना जो है इस सदी का सबसे खास महीना बन जाएगा। मार्च में हमने बहुत कुछ देखा। मार्च में मैंने होली देखी। क्या देखी? मैंने होली देखी मार्च में मैंने ईद देखा। मार्च में मैंने एलपीजी के लिए लोगों को लाइन में लगते हुए देखा। मार्च में मैंने वर्ल्ड वॉर 3 होते हुए देखा। मार्च में मैंने बच्चों के बोर्ड होने वाले एग्जाम को देखा, चाहे वो 10th का हो या फिर 12th का हो। मार्च में मैंने बोर्ड के बहुत जगह के रिजल्ट भी आए, उसको भी देखा। मार्च में हमने गर्मी भी देखी, मार्च में हमने ठंड भी देखा, मार्च में हमने बारिश भी देखा और मार्च में हमने वर्ल्ड कप भी देखा। वर्ल्ड कप के बाद मार्च में ही हमने आईपीएल भी देखा। मार्च में ही हमने रुपया को डॉलर के मुकाबले गिरते हुए देखा। मार्च में हमने डीजल पेट्रोल के प्राइसेस को बढ़ते हुए देखा और मार्च में ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान का युद्ध देखा। पता नहीं इस मार्च के महीने में हमने क्या क्या देखा है। दोस्तों, शायद यही कारण है कि मैं कह रहा हूं भाई ये लिस्ट काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं लिखता चला जाऊं कि मार्च का महीना 2026 का कितना स्पेशल है। बहुत सारी चीज़ें हुई ये मार्च के महीने में और इस मार्च के महीने को अगर आपने अच्छे तरीके से देखा होगा, समझा होगा, तो आपको बहुत कुछ जानने, सीखने और समझने को भी मिला होगा दोस्तों। इसीलिए कह रहा हूं कि आज जो है चैन की सांस मिल पा रही है और ले पा रहा हूं जस्ट बिकॉज कि आज ये महीना खत्म हो गया, आज 1 अप्रैल शुरू हो गया। दोस्तों मेरे सामने इस 3 तस्वीर को देखिए। इस 3 तस्वीर में क्या कॉमन है पता है आपको? इन तीनों देशों के नेताओं ने, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया के जो तीनों नेता हैं, वहां के राष्ट्रपति, वहां के प्रधानमंत्री, इन तीनों ने आज जो है देश के नाम संबोधन दिया है। यानी कि देश के लोगों के लिए उन्होंने एक मैसेज दिया है। मैसेज, और मैसेज में क्या कहा है? मैसेज में कहा है कि भाई ये जो क्राइसिस है, ये क्राइसिस लंबा चलेगा और इस क्राइसिस को लेकर सरकार क्या सोल्यूशन निकाल रही है, इसको लेकर बातचीत की है इन तीनों नेताओं ने। हालांकि अभी डोनाल्ड ट्रंप नहीं आए हैं, इन दोनों ने कर ली, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप यानी कि यूएसए की जो टाइमिंग होती है उसके अकॉर्डिंग अभी जो है वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाया है। यानी कि देश के नाम संबोधन नहीं दे पाए हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन रात में जब वहां पे हमारे यहाँ दिन होता है तो वहां पे रात होता है, तो उस समय जो है वो वहां पे संबोधन दे रहे होंगे। लेकिन ये दोनों नेताओं ने जो है, एल्बनीज और कीर स्टारमर, इन दोनों ने जो है क्या किया है, ये घोषणा करती है अपने नाम, देश के नाम जो है एक संबोधन दिया और उसमें देश के लोगों के लिए बहुत सारी रियायतें दी हैं। ये बात आपको समझनी चाहिए। जैसे कि अगर बात करें कीर स्टारमर को, कीर स्टारमर ने हर एक परिवार को 100 पाउंड की छूट दी है। किसमें? बिजली बिल पर 100 पाउंड की छूट, 100 पाउंड की छूट दी है कि बिजली बिल यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है आपको अगले 3 महीने तक 100 पाउंड की छूट आपको मिलेगी। इस तरीके से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने अपने देश की जनता को राहत दी है। यानी कि हर एक देश में जहां भी संकट आया हुआ है, वहां के देश के प्रधानमंत्री, वहां के देश के जितने भी लीडर हैं, उन सब ने भरपूर प्रयास किया है कि भाई वहां की जनता को जो है एक सहूलियत दी जाए, आराम दी जाए। और देखो, कीर स्टारमर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि मुझ पर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया जा रहा था। और अब प्रेशर कौन बना रहा था? यूएसए, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बना रहा था कि भाई इस वॉर में वो भी शामिल हो जाए, यानी कि कीर स्टारमर और इंग्लैंड और यूनाइटेड किंगडम भी शामिल हो जाए। लेकिन इस युद्ध में कीर स्टारमर और यूनाइटेड किंगडम ने साफ साफ मना कर दिया कि हम इस युद्ध में शामिल नहीं होने वाले हैं। कितना भी प्रेशर हो जाए, मैं ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हूं और मुझे अपने देश हित में काम करना है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम के जो लोग हैं उनके इंटरेस्ट में काम करना है। ये बात साफ कर दी कीर स्टारमर ने। ये दिखाता है कि कीर स्टारमर की जो है रीढ़ की हड्डी आज भी जो है सीधी है। उन्होंने जो है घुटने नहीं टेके। और देखो, डोनाल्ड ट्रंप के सामने तो कोई घुटने टेकने को तैयार नहीं है। वैसे ये एल्बनीज है। एल्बनीज ने उस ऑस्ट्रेलिया के लोगों के लिए बहुत सारी राहत दी है और ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने कहा है कि लोगों को जो है बहुत सारी सहूलियत देगी, सरकार जो है पूरी तरीके से खड़ी है। दोस्तों, इस तरीके से हर एक देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं अपने देश के नाम संबोधन दे रहे हैं और संबोधन के साथ साथ वहां के देश के लोगों के लिए बहुत सारी सहूलियत, बहुत सारी छूट भी दे रहे हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। दोस्तों, जब ये युद्ध शुरू हुआ था ना, तो कुछ लोगों ने बोला, यूट्यूब पे ही बहुत सारे लोगों ने ये दावा किया कि ये युद्ध तो 2-3 दिन ही चलेगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका जो है वो सुपर पावर है और सुपर पावर के सामने एक छोटा सा बच्चा कैसे टिक सकता है? ईरान जैसा एक छोटा सा देश जिसके ऊपर लगभग 40 साल से सैंक्शन लगा हुआ है, जिसके ऊपर 40 साल से बहुत सारी पाबंदियां लगी हो, वो देश एक सुपर पावर के सामने कैसे टिक सकता है? ये जो है बहुत एनालिसिस की जा रही थी। और याद कीजिए वो 28 फरवरी का दिन, मैंने 28 फरवरी को ही आप सबसे कहा था कि युद्ध काफी लंबा जाएगा। ईरान को जो है, ईरान की अगर आपने स्टडी की होगी, ईरान का अगर आप जियो समझते होंगे, ईरान का आप टेरेन समझते होंगे, ईरान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर समझते होंगे, आप आईआरजीसी को समझते होंगे, या फिर वहां का जो सुप्रीम लीडरशिप था, जो रेजिम था, उसको अगर आप समझते होंगे, तो आप भली बात ही जानते होंगे कि युद्ध जो है आसान नहीं था। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने यह दावा किया कि युद्ध जो है 2 से 3 दिन चला जाएगा। लेकिन आज जब इस युद्ध को लगभग 32 दिन हो चुके हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि जितने लोगों के ये दावे थे कि भाई ये 2-3 दिन का ही वॉर है और ईरान खत्म हो जाएगा, 2-3 दिन में ही पूरा देश खत्म हो जाएगा, वहां के सारे नेता खत्म हो जाएंगे, तो ईरान के लोगों ने और ईरान की जो
सत्ता है उसने बता दिया कि भाई अभी हम जिंदा हैं, और 32 दिन तक उन्होंने जो है कड़ी टक्कर दी अमेरिका को और इजराइल को, और हर जगह जो है अटैक किया उन्होंने, और हर तरीके से उन्होंने बताने की कोशिश की कि अगर आप हमें झुकाना चाहेंगे तो आप झुका नहीं पाएंगे। देखो ईरान की अगर लीडरशिप को, वहाँ के रेजीम को, वहाँ के अयतुल्ला को अगर हटाना है, खमेनी को हटाना है, उसको हटाने का पावर जो है, उसको हटाने की शक्ति जो है सिर्फ वहाँ की जनता को है, ना कि किसी और देश को है। अमेरिका कोई नहीं होता है जो जाके ईरान को बताए कि भाई तुमको क्या करना है, और वहाँ की कौन लोग सत्ता में जाएंगे, कौन वहाँ का प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति होगा, कौन जो है वहाँ पर नेतृत्व करेगा, ये अमेरिका कौन होता है बताने वाला। अगर इस बात को अगर निर्णय करना है तो सिर्फ और सिर्फ ईरान की जनता करेगी। और ईरान की जनता जो है, जिस तरीके से आपने नेपाल में देखा, नेपाल में जो भी रिवोल्यूशन हुआ, जेनजी रिवोल्यूशन हुआ, उस तरह वहाँ पे किसी तरह का डायरेक्ट, मैं इनडायरेक्ट हो सकता है कंट्रोल होगा, सीआईए का होगा, बहुत सारे लोगों का जो है कंट्रोल होगा वहाँ पे, लेकिन डायरेक्ट कंट्रोल किसी का देखने को नहीं मिला सत्ता के परिवर्तन में। आज बालेन शाह जो है प्रधानमंत्री वहाँ पे बने हैं, और बालेन शाह जब प्रधानमंत्री बने तो चुने हुए व्यक्ति हैं, वो इलेक्टेड है, और उनको इलेक्ट कौन किया है, नेपाल की जनता ने किया है। तो वहां पे जो है इस तरह का सत्ता परिवर्तन जो है जायज है। लेकिन अगर आप सत्ता का परिवर्तन जो है बंदूक की गोली के बराबर करना चाहते हैं, आप बंदूक की नोक पर करना चाहते हैं, तो इस तरह का सत्ता का परिवर्तन नहीं होगा। और शायद यही कारण है कि विश्व में कोई भी देश जो है समर्थन नहीं दे रहा है, कोई भी देश जो है सपोर्ट नहीं किया किसी को, अमेरिका को या फिर इजराइल को, कोई भी देश सपोर्ट नहीं किया। और शायद यही कारण है कि अब नाटो को खत्म करने की बात की जा रही है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बहुत जल्द जो है आपको इस दुनिया से खत्म होता हुआ दिखेगा, क्योंकि ट्रंप ने कहा है आई एम स्ट्रांगली कंसिडरिंग पुलिंग यूएस आउट ऑफ नाटो। और ये मार्क रूबियो जो कि वहां के यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उन्होंने बोला है कि भाई एक बार इस युद्ध को खत्म हो जाने तो फिर हम देखते हैं कि नाटो का क्या करना है। क्योंकि नाटो को लेकर जो है अब अमेरिका में एक नई बहस छिड़ गई है, और अमेरिका के जो नेतृत्व है, अमेरिका के जो नेता हैं, वहां का जो लीडरशिप है, अब वो नाटो के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है, और वो कहना चाह रहा है कि अब नाटो का कोई अस्तित्व नहीं रहना चाहिए, उसका कोई भविष्य नहीं है। यह तो है नाटो की बात। कोई यूरोपीय देश, कोई भी बड़ा सुपर पावर जो है, जिसकी बड़ी इकोनॉमी हो, वो अमेरिका के सपोर्ट में आज खड़ा नहीं है। आप किसी भी देश का नाम ले लें। कल जो है एक और खबर है, जानते हैं कहां से खबर आई? इजराइल से एक खबर आई। इजराइल से ये खबर आई कि भाई इजराइल में जितने भी लोग पकड़े गए हैं पैलेस्टाइन के, उन सबको जो है फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। और इस तरीके से आप देख रहे होंगे यहाँ पे कोर्ट पे जो है ये लगा हुआ है ना, ये क्या है? ये है, और इसको जो है यहाँ पे लोगों ने जो है पहना हुआ है ना, टैग लगाया हुआ है। ये सिंबल दिखा रहे थे कि भाई पैलेस्टाइन के जो लोग हैं, जो फिलिस्तीन के लोग हैं, तो पकड़े गए हैं इजराइल की तरफ से, उन सबको फांसी चढ़ाया जाएगा। और ये एक्ट, कानून पास किया गया। आज यूनाइटेड नेशन की तरफ से या फिर जितनी भी संगठन है, उन सब ने जो है इसका कड़ा विरोध किया है। और इजराइल्स लॉ रीइंस्टेटिंग द डेथ पेनल्टी एप्लीकेबल ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली टू पैलेस्टाइन मस्ट बी रिपील्ड, इस तरह की बात की जा रही है यूनाइटेड नेशन की तरफ से, और यूनाइटेड नेशन ने जो है कड़ा विरोध जताया है। देखो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं इजराइल में या फिर यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से जितने भी ये एक्शन लिए जा रहे हैं, पूरी वर्ल्ड में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो खुलेआम समर्थन दे रहा हो इनको। यही कारण है कि आप देखेंगे कि ईरान ने इसका फायदा उठाया। ईरान को अगर आपने धमकी दी तो ईरान ने क्या जवाब दिया? ईरान ने बोला कि जितने भी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, एमएनसीज हैं, जो मिडिल ईस्ट में है, गल्फ कंट्रीज में है, जीसीसी में है और मिडिल ईस्ट में है, उन सबको हम उड़ा देंगे अगर आपने हमारे किसी भी इंपॉर्टेंट सेक्टर को तबाह करने की कोशिश की। यानी कि अमेरिका को जो है खुला चुनौती दिया कि भाई खार आइलैंड से लेके आपने पूरे जितने भी इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर ईरान के आपने डिस्ट्रॉय किया तो आपके जो भी एमएनसीज हैं, उन सब के जो है सेंटर्स को हम लोग यहाँ से खत्म कर देंगे। चाहे वो मेटा का हो, माइक्रोसॉफ्ट का हो, एचपी का हो, गूगल हो, कुछ भी हो, सबको खत्म कर दिया जाएगा। इस तरह की चुनौती देना दिन, और 32वें दिन चुनौती देना है ना। युद्ध को जो है लंबा दिन हो गया, लेकिन 32वें दिन चुनौती, इतना लंबा युद्ध तो महाभारत का भी नहीं चला था जिस तरह का ये युद्ध चल रहा है, ये वॉर चल रहा है। 32वें दिन ये चुनौती देना, ये दिखाता है कि भाई ईरान के हौसले आज भी मजबूत हैं। दोस्तों, आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। ये खबर आप देखिए, ध्यान से देखिए। ये खबर क्या है? ये वही खबर है जो मैंने आपको पहले बताई। हर वो देश, देखो ना यहाँ पे स्पेशल प्रोसीजर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जो है, ये जो है क्या कह रहा है कि जितने पैलेस्टाइनियंस को जो है कैप्चर किया गया है इजराइल की तरफ से, और इजराइल जो है उसको फांसी पे चढ़ा रहा है, एग्जीक्यूशन करना चाहता है, हैंग करना चाहता है उनको 90 डेज के अंदर, इसको जो है लेकर जो है उन्होंने क्या किया है, अपना बयान जारी किया है। इस तरह की जो है खबर जो है इशू की जा रही है। कहां से? यूनाइटेड नेशन की तरफ से, वर्ल्ड लीडर की तरफ से। ये स्पेन के प्रधानमंत्री हैं, और स्पेन ही वो ऐसा देश था जिसने क्या खोजा था? अमेरिका को खोजा था, यूएसए को। आप बोलेंगे सर अमेरिका को खोजा नहीं था, अमेरिका के लिए क्या खोजा था? सी रूट को खोजा था। बिल्कुल सही बात है भाई, सी रूट को खोजा था। अमेरिका पहले भी था, लेकिन अमेरिका के लिए सी रूट खोजा था। किसने खोजा था? कोलंबस ने खोजा था। उसी देश के प्रधानमंत्री हैं, इनका नाम है, क्या नाम है कमेंट में बताइएगा। इनको तो आप जानते ही होंगे, मेलोनी को, और ये इनको आप जानते ही होंगे, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। इन तीनों ने जो है कड़ा विरोध जताया है, पूरी तरीके से समर्थन दिखाया पैलेस्टाइन का, और पूरी तरीके से समर्थन दिखा रहे हैं ईरान का। बताइए ना, पूरा देश जो है, पूरे विश्व में जितने भी ये बड़े बड़े देश हैं, वो क्यों समर्थन दिखा रहे हैं इन लोगों का? इनके पीछे क्या कारण है? आपको अगर समझना होगा तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। अगले वीडियो में आपको बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा कि क्यों जो है ये सारे देश, जैसे स्पेन हो गया, इटली हो गया और फ्रांस हो गया, ये बड़े बड़े देश हैं, लेकिन फिर भी ये अमेरिका का विरोध क्यों जता रहे होंगे। आपको एक बात बहुत अच्छे से बताऊं, देखो ना, आप बोलेंगे सर क्या प्रूफ है?
ये देखिए यहाँ पे खड़े होकर ये मेलोनी है, और मेलोनी खड़े होकर क्या कह रही है, जॉर्जिया मेलोनी, ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इटली आई एक्सप्रेस माई फर्म कंडोनेशन ऑफ द मैसेकर ऑफ गर्ल्स एट द स्कूल इन मीनाव सदर्न ईरान। आपको पता होगा कि 185 बच्चे मारे गए और लड़कियां मारी गई, 185 लड़कियां मारी गई, कहाँ पे, ईरान में, और स्कूल पे अटैक किया गया था, और स्कूल पे अटैक करके बच्चों को मारा गया था। उसके लिए जो है यहाँ पे खड़े होकर किसी ने बोला है, तो जॉर्जिया मेलोनी यहाँ पे बोल रही है। ये दिखाता है कि आज भी विश्व में कुछ ऐसे नेता हैं जो मानवता के लिए खड़े होते हैं। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे आपको खड़ा होना पड़ेगा, चाहे विश्व में कहीं भी किसी तरह की त्रासदी हो, किसी के ऊपर कोई जो है एक तरीके से अत्याचार हो, वहां पे अगर आपके अंदर रीढ़ की हड्डी है तो आप खड़े होकर बोलेंगे। और ये जो है जॉर्जिया मेलोनी ने ये बात साबित करती है कि उनके अंदर जो है स्पाइन है, वो स्पाइनलेस नहीं है, उनके अंदर स्पाइन है। और ये खड़े होकर बोलना कि भाई मैं उन बच्चों के साथ जो है मेरा कंडोलेशंस है, मैं जो है अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, ये दिखाता है कि जॉर्जिया मेलोनी एक वर्ल्ड लीडर है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है आपको पता है? आपको एक बात बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। फ्रांस के राष्ट्रपति ने बोला कि भाई यूए जो फ्रांस है ना, फ्रांस अपना एयर स्पेस नहीं देगा, किसी तरह का एयर स्पेस प्रोवाइड नहीं करेगा यूएसए को, इजराइल को नहीं प्रोवाइड करेगा, अपना किसी तरह का बेस प्रोवाइड नहीं करेगा यूएसए और इजराइल को। एक तरीके से मुंह पे जोरदार तमाचा मारा है डोनाल्ड ट्रंप के फ्रांस के राष्ट्रपति ने, मैक्रो ने। उन्होंने बोल दिया कि भाई हम किसी तरह का कोई भी हेल्प प्रोवाइड नहीं करने वाले हैं यूएसए को। जाहिर सी बात है, क्यों? क्योंकि इनको पता है कि भाई यहाँ पे एग्रेसर कौन, यहाँ पे गलती किसकी है। विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, विदाउट एनी कंसल्टेशन विद अदर पार्टीज, विदाउट एनी कंसल्टेशन विद द वर्ल्ड पावर्स, आपने जो है अटैक कर दिया ईरान पे। और ईरान पे अटैक करने का आपने जो एक कारण बताया था कि भाई उनके पास न्यूक्लियर वेपन है, तो ध्यान रखना है इस तरीके से सद्दाम हुसैन को हटाया गया, सद्दाम हुसैन को फांसी पे लटकाया गया, लेकिन आज तक वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं मिल पाया इराक से। ये कारण जो है आपको पता होगा कि जो अंदर की जो बात है वो यही है कि भाई ऑयल पे जो है नजर है ट्रंप की, और शायद यही कारण था जो वहां पे अटैक हुआ। दूसरी बात क्या कहता हूं मैं कि यहाँ पे जिस तरीके से इमैनुअल मैक्रो ने डिसीजन लिया, हालत खराब हो गई डोनाल्ड ट्रंप की, और उसने जो है हड़बड़ाहट में एक और ट्वीट कर दिया और उसने बोला कि भाई मैं किसी की मदद करने के लिए यहाँ पे नहीं बैठा हूँ। भाई जितने भी कंट्री जो अफेक्टेड है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने की वजह से जितने भी देश प्रभावित हैं, उन देशों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग आइए और अपनी लड़ाई खुद लड़िए, क्योंकि अब मैं आपके लिए नहीं लड़ूंगा। अरे दोस्तों, यही अमेरिका है जो पूरा सुपर पावर बनने का जो है, एक दादा बनने का, पूरी दुनिया को एक तरीके से चलाने का जो है दावा करता है, आमदा रखता है, और आज जो है कह रहा है कि भाई जितने भी लोग प्रभावित हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, वो लोग आए और स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाएं, हमें तो कोई मतलब नहीं है, हम तो यहाँ से जा रहे हैं, हम तो यहाँ से जा रहे हैं। का मतलब साफ साफ ये है कि अब जो है डोनाल्ड ट्रंप ने ये पूरी तरीके से डिसाइड कर लिया है कि अब वो इस वॉर में नहीं लड़ेंगे। इस वॉर में नहीं लड़ेंगे का मतलब क्या है? इस वॉर में नहीं लड़ने का मतलब यह है कि अब जो है 1 से 2 हफ्ते में आप देखेंगे कि अमेरिका जैसा सुपर पावर जो है पूरी तरीके से फुस हो गया है, और फुस होकर जो है अब वो छोड़कर भागने वाला है। ये पूरी तरीके से मैं कह सकता हूं कि ईरान ने अपना बहुत कुछ खोया, लेकिन एक चीज जो है उसने कमाया है, वो है जमीर। और जमीर जब किसी का जिंदा रहता है तो ध्यान रखना उसकी आत्मा जिंदा रहती है। जिसका जमीर मर जाता है उसकी आत्मा मर जाती है। बहुत सारे डिस्ट्रक्शन हुए, बहुत सारे लॉस हुए ईरान के, लेकिन फिर भी आज वो अपने जमीर के मुकाबले जो है, जमीर के मुताबिक जो है अपनी पूरी दुनिया में एक तरीके से साख बनाए हुए है। एक और चीज बताता हूं आपको क्या हुआ, आपको कहानी समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा, फिर अगली खबर पे जाएंगे। जब ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज की, जहां से कहानी याद आ गई मुझे, कि जब ये वॉर शुरू हुआ उस समय स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो था वो बंद नहीं था, उस समय खुला हुआ था। जब खुला हुआ था, जब देखा ईरान ने कि भाई हमारे ऊपर जो है ज्यादा अटैक हो रहा है, तो चलो हुक्म का इक्का निकालते हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को उसने बंद कर दिया। फिर जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप ने, यानी कि यूएसए ने कहा कि भाई नाटो के कंट्रीज मेरी मदद के लिए आ जाओ, मैं अकेले कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मुझे मदद चाहिए। बोला कि भाई यूनाइटेड यूरोपियन यूनियन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, आइए मदद कीजिए मेरी, लेकिन कोई भी मदद करने के लिए नहीं आया। फिर उसने बोला कि ठीक है 48 घंटे की जो है मोहलत देता हूं, 48 घंटे में अगर ओपन नहीं हुआ स्टेट ऑफ हॉर्मुज, फिर मैं देखना मैं क्या करता हूं। 48 घंटे के बाद फिर भी ओपन नहीं हुआ। फिर बोला कि मैं 5 दिन की मोहलत देता हूं, 5 दिन में भी नहीं हुआ। फिर बोलता कि मैं 10 दिन की मोहलत देता हूं, फिर भी नहीं हुआ। अब जो है बोला है उसने कि 6 अप्रैल की मोहलत देता हूं। देखो दोस्तों, अभी तक जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज ओपन नहीं हुआ। जानते हैं क्यों? क्योंकि ईरान ने सीधा कहा है कि भाई आपका दादागिरी अब नहीं चलने वाला है, ये हमारा देश है और हमारे देश की जनता जो है डिसाइड करेगी कि वहां पे क्या करना है क्या नहीं करना है। इस तरह की दादागिरी आप ईरान पे नहीं कर सकते। जिस तरह की दादागिरी आपने क्यूबा पे करने की कोशिश की है और क्यूबा को आपने पूरी तरीके से हथियाने की कोशिश की है, वहां पे कब्जा करने की कोशिश की है, आप ईरान को क्यूबा समझने की भूल ना करें, ये बता दिया है ईरान ने। इस बात को आपको समझना होगा, ठीक है। और देखो मार्क रूबियो तो यहाँ पे परेशान हो गए हैं बहुत ज्यादा। मार्क रूबियो जो वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने तो कहा कि हमने कभी सोचा ही नहीं था कि भाई हमारी जरूरत जब पड़ेगी तो हमारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। मतलब इतना मुझे हंसी आ रही थी कि इन लोगों ने मतलब अपने दम पे नहीं बल्कि दुनिया के दम पे जो है इन लोगों ने लड़ने के जो है एक तरीके से लड़ाई के लिए उतर गए, और लड़ाई के उतरने के बाद समझ में आया कि भाई अब क्या करना है, अब तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन कुछ नहीं, भारत के लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लोगों के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हाँ, वो बंगाल में मेहनत कर रहे हो,
शाम में मेहनत कर रहे हो, लेकिन मेहनत तो कर रहे हैं और जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, और इसका रिजल्ट हमें 5-6 अप्रैल को देखने को मिलेगा कि भारत के प्रधानमंत्री ने कितना मेहनत किया है। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि प्रीमियम पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, लेकिन हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रीमियम पेट्रोल है, ये गरीब लोगों के लिए पेट्रोल, ये अमीर जो लोग होते हैं ना उनके लिए प्रीमियम पेट्रोल होता है, तो गरीब लोगों को तो परेशान होने की जरूरत नहीं। तो भारत के प्रधानमंत्री जो है गरीब लोगों की बहुत जो फिक्र करते हैं। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि एलपीजी के सिलेंडर के दाम क्या लिख रहा है भाई, महंगा हो गया। क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे महंगा एलपीजी सिलेंडर भारत में बिकता है? ऐसा नहीं हो सकता, ये खबर जो है पूरी तरीके से झूठी मुझे लग रही है। भारत में महंगा सिलेंडर नहीं हो सकता। जब तक भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके नेतृत्व में भारत में कभी भी महंगा सिलेंडर नहीं मिल सकता। मुझे लगता है कि ये फेक खबर है, लेकिन कोई बात नहीं, इस फेक खबर को हम लोग जांच करेंगे कि दुनिया में सबसे महंगा सिलेंडर भारत में, ऐसे कैसे हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि पेट्रोल की कीमतों के मामले में भारत तीसरे और डीजल के मामले में भारत 8वें पायदान पर है दुनिया में, यानी कि पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर है भारत पेट्रोल के दाम के मामले में। ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो इस खबर की जांच करनी पड़ेगी दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे ये क्या खबर आ रही है, प्राइस ऑफ कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स हाइक बाई 195 रुपीज इन दिल्ली। 200 रुपये दाम बढ़ाएंगे सिलेंडर के, ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा 19 केजी सिलेंडर का दाम 2078 रुपये हो गया। अच्छा, एएनआई ने खबर दिया है। ये खबर, सारी खबर, ये फेक खबर कहाँ से आ रही है। अच्छा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी कि आईओसीएल की तरफ से अगर ये आया है तो हो सकता है इसमें सच्चाई हो। दिल्ली में 2078, कोलकाता में 2200 रुपये, मुंबई में 2000 और चेन्नई में 2200, यानी कि लग रहा है अब इडली, डोसा और सांभर जो है काफ़ी महंगे होने वाले हैं, क्योंकि सिलेंडर के दाम तो बढ़ गए हैं दोस्तों। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से, आईओसीएल की तरफ से ये न्यूज़ है। कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा, हर जगह जो है महंगाई आ गई है। ये देख लीजिए डेटा, मुंबई में कितना, चेन्नई में कितना, कोलकाता में क्या। यानी कि देखो, एक और बात बता देता हूँ, जनवरी से लेकर मार्च तक, सिर्फ ये 3 महीने हुए ना, जनवरी से लेकर मार्च तक, इसी में 3-4 महीने में ही गैस सिलेंडर के दाम जो है लगभग 300 से 400 रुपये बढ़ गए। 300 से 400 रुपये बढ़ गए, 300 से 400 रुपये बढ़ गए। अच्छा, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? हमारे पास तो गैस सिलेंडर है नहीं, हमारे पास तो चूल्हा है, हम लकड़ी जलाते हैं, हम कोयला जलाते हैं। अरे ये क्या खबर आ रही है, पेट्रोल ₹7 तो डीजल 25 रुपये महंगा, एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े, तेल के दाम। ये खबर फेक खबर है, शायद मुझे ऐसा लग रहा है फेक खबर है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो ऐसा नहीं कर सकते। भारत के लोगों के ऊपर 7 रुपये डीजल पेट्रोल और 25 रुपये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये पूरी तरीके से ये फेक खबर है। भारत के प्रधानमंत्री पूरी मेहनत कर रहे हैं असम में, बंगाल में, और जब तक भारत के प्रधानमंत्री हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन एक और खबर आई है दोस्तों, मैंने रिसर्च करने की कोशिश की कि मार्च के महीने में, मैंने ये रिसर्च करने की कोशिश की मार्च के महीने में हमने कितना गैस इंपोर्ट किया है। जो एलपीजी, पीएनजी, जो भी गैस हम इंपोर्ट करते हैं, वो गैस हमने कितना इंपोर्ट किया। तो खबर क्या आई कि एलपीजी इंपोर्ट डाउन 45% इन मार्च, यानी कि 100 किलो अगर हम लोग गैस लाते हैं तो हमने सिर्फ 45 किलो लाया है, यानी कि 45 किलो ही इंपोर्ट किया है। 55 किलो इंपोर्ट किया, यानी कि 55 किलो इंपोर्ट किया, 45% कम हुआ है। मतलब डेटा तो सही बात बता रही है। डेटा क्या बता रही है कि जो आना चाहिए गैस बाहर से, वो गैस नहीं आ पा रहा है, और जब गैस नहीं आ पा रहा है तो आपूर्ति नहीं हो पाएगी, यानी कि गैस की तो किल्लत है। क्योंकि जनवरी के महीने में आप देख लीजिए, फरवरी के महीने में देख लीजिए, और मार्च के महीने में देख लीजिए, ये डेटा कह रहा है। और जब डेटा ये कह रहा है, यानी कि गैस की तो कमी है, और शायद यही कारण है कि कमर्शियल सिलेंडर पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया था। समझ में आ रही बात। ये खबर जो है, ये आर्टिकल मैं शेयर करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री दिन रात मेहनत कर रहे हैं भारत के लोगों के लिए, और भारत के लोगों का पूरा साथ देना है। हम 300-400 रुपये हम ज्यादा देंगे, हमें कोई तकलीफ नहीं है। 300-400 रुपये ज्यादा देकर जो हम गैस सिलेंडर खरीदेंगे, कोई भी चीज महंगी हो रही है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम भारत के प्रधानमंत्री को सपोर्ट करेंगे, भारत के साथ खड़े रहेंगे, हम अपने देश के साथ खड़े रहेंगे। 500 रुपये ज्यादा दे देंगे महीने में, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या दोस्तों, आप लोग भारत का साथ देंगे या नहीं देंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 500 रुपये अगर बढ़ा रहे हैं पेट्रोल गैस के दाम, मान लो 300 रुपये बढ़ा रहे हैं, 200 रुपये बढ़ा रहे हैं, तो क्या आप महीने में 500 रुपये ज्यादा नहीं दे सकते? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में महीने में 500 रुपये नहीं दे सकते? इसका बात जो है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन एक और खबर आई है कि रुपीज रिपोर्ट कार्ड वर्स्ट इन क्लास ऑफ एशिया, यानी कि हम लोग पाकिस्तान से भी नीचे आ गए क्या इस मामले में? मलेशिया, चाइना, सिंगापुर, ताइवान, थाईलैंड, हांगकांग, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, फिलीपींस, जापान, और सबसे नीचे है इंडियन रुपी। सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है इंडियन रुपी। ये सारे फेक खबर ये कहाँ से आ जाते हैं? अच्छा, एक और खबर ये आई है, देखो दोस्तों, कोई व्यक्ति है वो क्या करता है कि मांस खा लेता है, और मांस खा के जो है उसको हमारी पवित्र, जो हमारी गंगा मैया है जिनको हम माता मानते हैं, उसमें जो है मांस खा के फेंक देता है। कितनी खराब बात है। उसको फांसी हो जानी चाहिए, बिल्कुल फांसी पे सरकार को लटका देना चाहिए। जज जो हैं, जो जुडिशियरी, हमारी जो अदालतें हैं, उसको फांसी पे चढ़ा देनी चाहिए। हमारी धर्म के साथ छेड़छाड़ की गई है। लेकिन दोस्तों, एक और खबर आई है कि इंडिया रैंक्स 120 आउट ऑफ 122 कंट्रीज। 122 देशों में हम 120वें स्थान पे हैं। सोचो, आपका बच्चा हो और वो एग्जाम देने जाए, और आपके बच्चे की क्लास में 122 बच्चे हैं, और आपके बच्चे का जो पोजीशन है, यानी कि रैंक जो है 120वां है। कितनी खुशी होगी ना। ये खुशी, इतनी खुशी होगी कि मैं तो पूरे स्कूल में जो है लड्डू बंटवा दूंगा दोस्तों।
मैं तो कहता हूं कि जिन लोगों ने हड्डी खा के गंगा मैया में, हमारी गंगा मैया में जिन लोगों ने खाकर ईद के मौके पर हड्डियां फेंकी, उनको फांसी पे लटका देना चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने हमारी नदियों को, हमारे प्रदूषण को हमारे समाज में इतना बढ़ाया है, हमारे वातावरण में बढ़ाया है, उन लोगों को फांसी पे कौन चढ़ाएगा दोस्तों? आप सबको पता है कि जब कुंभ हुआ यूपी में, प्रयागराज में जब कुंभ हुआ, तो कुंभ में जो लोग नहाने गए, स्नान करने गए, जब उसके सैंपल लिए गए, वाटर के सैंपल लिए गए, जो पानी था उसका सैंपल लिया गया, तो ऐसा पाया गया कि वो पानी पीने लायक तो छोड़ दीजिए, वो पानी नहाने लायक तो छोड़ दीजिए, वो पानी देखने लायक नहीं था। देखने लायक का मतलब क्या हुआ सर? उसमें इतनी गंदगी थी, इतनी गंदी थी कि आप उसको देख नहीं सकते हैं, दूर से उसमें दुर्गंध आएगी। ये तो हालत थी, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लैब रिपोर्ट कह रहे थे, लैब रिपोर्ट, ये हकीकत है हमारी। दोस्तों, भारत में अगर कानून है तो कानून सबके ऊपर जो है इक्वल अप्लाई होना चाहिए। मैं कहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो है, जिस तरीके से वो जिन लोगों ने हड्डियां खाकर फेंकी हैं, उसी तरीके से उन लोगों पर भी एक्शन होना चाहिए जो लोग अपने इंडस्ट्री से बिना वाटर को ट्रीट किए हमारी गंगा मैया में जो है डायरेक्ट गंदे पानी छोड़ रहे हैं। वो नालों को जो है बैन करना चाहिए, उन नालों को बंद करना चाहिए जिन नालों से हमारे घर की गंदगी पानी इन नदियों में जा रही है। साफ सुंदर पानी कब होगी हमारी गंगा मैया की? गंगा मैया पे साफ करने के लिए हम नमामि गंगे प्रोग्राम चलाएं, हजारों करोड़ रुपए हमने खर्चा किया, लेकिन आज भी उसकी स्थिति नहीं सुधर पाई। आप यमुना का एग्जाम्पल देख लीजिए, दिल्ली में यमुना का एग्जाम्पल देख लीजिए। जब भी छठ पूजा आती है, छठ पूजा के समय आप देखते होंगे कि यमुना मैया की क्या हालत हो जाती है। तो दोस्तों, एक तरीके से ये हिपोक्रेसी होती है, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम भारत के प्रधानमंत्री के साथ हैं। मुझे पता है कि भारत के प्रधानमंत्री ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके इन लोगों को फांसी पर चढ़ाएंगे जिन लोगों ने हमारे गंगा मैया को अपमान करने के साथ साथ प्रदूषित करने का काम किया है। भारत के प्रधानमंत्री पे पूरी श्रद्धा रखिए, निष्ठा रखिए। हमारे देश का सशक्त बनाने में, हमारे देश को आगे बढ़ाने में भारत के प्रधानमंत्री दिन रात पूरे जोर तोड़ तरीके से जो है मेहनत कर रहे हैं। और अभी तो मेहनत ज़्यादा बढ़ गया है, बंगाल में ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, असम में ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री इतनी मेहनत करके, मुझे पता है कि जिन लोगों ने भारत की जो है ये रैंकिंग लाई है 122 में 120वें स्थान पर वाटर क्वालिटी इंडेक्स में। अब वाटर क्वालिटी इंडेक्स से क्या फर्क पड़ता है? मान लो थोड़ा जॉन्डिस हो जाएगा हमें, कोलेरा हो जाएगा, मतलब थोड़ी बीमारी हो जाएगी हमें, है ना, हमारा थोड़ा मतलब हो सकता है फेफड़ा उफड़ा खराब हो जाए, लंग्स खराब हो जाए, किडनी खराब हो जाए। कितना फिल्टर करेगा? किडनी का काम क्या होता है? फिल्टर करना। अब किडनी कितना ही फिल्टर कर लेगा, लेकिन कोई बात नहीं। अब प्रधानमंत्री देश के लिए अपना किडनी तो खराब कर सकते हैं ना। अब गंदा पानी पी ले तो क्या हो गया? थोड़ी बीमारी हो जाएगी, इलाज करा लेंगे, डॉक्टर के पास 2-4-5 हज़ार रुपए खर्च कर लेंगे, इससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, गंदा पानी तो कोई बात नहीं, आरओ लगवा लेंगे, क्या हो गया? आरओ 20,000 रुपए में आरओ लग जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? हमारे पास पूरा सोल्यूशन होना चाहिए। कोई भी परेशानी है, हम देश के साथ खड़े हैं, भारत के प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं, हम पूरा सहयोग देंगे। देख लीजिए, ये डेटा है ना, इंडिया का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, श्रीलंका, ये हमारे सारे पड़ोसी हैं और सबके करेंसी का जो है मैंने यहाँ पे डेटा ले लिया है, आप एक बार देख लीजिएगा इसको भी। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री, भारत की सरकार, उन सब का जो है आज बहुत बहुत बधाई। मैं पर्सनली जो है चाहता हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री को एक बिग थैंक यू देना चाहता हूँ कि भारत में रेड टेरर को खत्म कर दिया गया है। यानी कि लाल सलाम आज पूरी तरीके से खत्म हो गया। जिस तरीके से पहले खबर आती थी दंतेवाड़ा में, सुकमा में सीआरपीएफ के जवानों पर हमला किया गया और हमला होने के बाद बहुत सारे हमारे देश के वीर जवान शहीद हो गए, वो खबर अब ऐसी नहीं आ रही है, क्योंकि अब खबर कहीं और से आती है ना। तो भारत को चाहिए कि और स्ट्रांग बने। जिस तरीके से उन्होंने भारत से नक्सलवाद को खत्म करने की कोशिश की है भारत की सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह ने, उसी तरह का काम करना है। और हमें बॉर्डर पे कहाँ पे काम करना है? यहाँ पे काम करना है और यहाँ पे काम करना है। यहाँ वाली तो बातें हम नहीं करते, तो इनको तो छोड़ ही दो। ये तो हम मान लेते हैं कि चलो अक्साई चीन तो उन्हीं का है। अब हम कहाँ बात करते हैं अक्साई? हम तो सिर्फ यहाँ पे फोकस करते हैं, हमारा मकसद सिर्फ यहाँ पे है ना। मैं तो चाहता हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री सोचा यहाँ पे भी फोकस करे तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन चलो इसकी बात तो अभी हम नहीं कर रहे हैं। पहले ये हमारे पक्ष में आ जाए तो फिर हम इसको भी देख लेंगे। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री का पूरा समर्थन कीजिए, देश का समर्थन कीजिए और कोशिश कीजिए कि भारत के प्रधानमंत्री को आप इतना मजबूत बनाएं कि वो एक दिन ये गिलगिट बाल्टिस्तान, जिसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, जो कि पाकिस्तान ने हमसे छीन लिया था, और ये चाइनीज एडमिनिस्ट्रेड यानी कि चाइनीज ऑक्युपाइड लद्दाख है, और यहाँ पे जो अक्साई चीन का ये क्षेत्र है, ये हमसे छीन लिया गया। इन सब को जो है अब वापस लेने का काम करना है भारत की सरकार को। जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे कमाल किया है, उसी तरह का कमाल जो है अब यहाँ पे करने की जरूरत है। आप इस पर क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी और नए एक वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अच्छा, इस तरीके से मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ, क्या आप सबको ऐसा वीडियो अच्छा लगेगा? इसके बारे में भी अपने विचार कमेंट में लिखिएगा। आज कुछ कारणवश जो है मैं डिजिटल बोर्ड पर वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन मेरी कोशिश थी कि आप सबको जो है अपनी खबर जरूर पहुंचाऊं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और नए एक वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। देश को सशक्त बनाइए, देश का समर्थन कीजिए और भारत को आगे बढ़ाने में जी तोड़ मेहनत कीजिए। सिर्फ वीडियो मत देखा कीजिए, भारत को आगे बढ़ाने में दिन रात मेहनत कीजिए। आप सब जो है अपना समर्थन दिखाइए। भारत का जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, जिसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, वो 10 गुना 20 गुना 30 गुना बढ़ाइए उसको। और ये तभी हो सकता है जब आप सभी जो है जी जान लगाकर मेहनत करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।